बात कर रहे थे। आज बात होनी थी सेक्शन 9, जो नया एविडेंस एक्ट, और सेक्शन 11 जो पुराना एविडेंस एक्ट है, इसकी बात होनी है। आप कचहरियों में जाएंगे तो एक बात सुनेंगे, एडवोकेट्स वहां कह रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटीज और इम्प्रोबेबिलिटीज के आधार पर मामले साबित होंगे, संभावनाएं। बार बार एक बात कही जा रही होगी कि ये हो ही नहीं सकता। ये आखिर किस सेक्शन में रिलीवेंट हो रहा है? क्योंकि वहां आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में या तो सुसंगत और या फिर विवादित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में आइडेंटिफाइड नहीं है। ऐसा एक भी शब्द वहां नहीं बोला जा सकता। यह अलग बात है कि कचहरियों में जो कुछ बोला जा रहा है वो स्वयं वक्ताओं को नहीं मालूम है कि वो किन धाराओं में सुसंगत है या किन धाराओं में उसका साक्ष्य वो न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, और ऐसा बहुत बार होता है कि आपको सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन आपका व्यवहार बिल्कुल एज पर प्रिंसिपल होता है। छोटा सा बच्चा होता है, उसे व्याकरण के नियमों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो कुछ बोल रहा है वो व्याकरण के नियमों के एकदम अनुकूल है। उसमें व्याकरण की दृष्टि से कोई अशुद्धि नहीं है। आप ग्रामेटिकली उसके सारे कथन को परीक्षित करेंगे तो ग्रामेटिकली उसका पूरा कथन एकदम जस्ट एंड राइट होगा। उसको पूछो ग्रामर का नियम क्या है, तो ग्रामर का नियम उसे कुछ नहीं मालूम है। तो ठीक ऐसा ही व्यवहार कचहरियों में चल रहा है। मालूम उन्हें कुछ नहीं है कि वाई दे आर सेइंग सो, बट दे आर वॉट एवर दे आर सेइंग that is absolutely correct according to the principle which is laid down by the legislature in Indian Evidence Act. ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करिए, तो प्रमाण उनके पास इस बात के सिवाय कुछ नहीं है कि बाबूजी ऐसा करते थे। इसके अलावा प्रमाण उनके पास कोई नहीं है। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए एडवोकेट, आपको यह जरूर मालूम होना चाहिए, एज ए लॉ टीचर, एज ए जज, कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये तो मालूम होना ही चाहिए। तो ये जो संभावनाएं दर्शित करने वाला साक्ष्य होता है, ये आप धारा 11 में देते हैं। प्रोबेबिलिटीज और इम्प्रोबेबिलिटीज, इनको दर्शित करने वाला साक्ष्य हमेशा धारा 11 इसमें दिया जाता है। धारा 11 पुराना साक्ष्य अधिनियम आदतन मुंह से निकलता रहता है, और नए में कोई आफत नहीं हुई है, सिर्फ 2 कम कर दीजिए। और 2 इसलिए कम करना है क्योंकि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 2 निरसित जरूर हो गई थी, डिलीट जरूर हो गई थी, लेकिन चूंकि धाराओं का विलोपन यह सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर द्वारा संभव है, तो इसलिए जब लेजिस्लेचर ने नए सिरे से एक्ट को इनेक्ट किया तो सेक्शन 2 हटा दिया, और सेक्शन 4 जो पुराने अधिनियम में था वो चूंकि शेल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ इसको अपने में डिफाइन करता था, इसको वो डेफिनेशन क्लास में ले आए, तो 2 धाराओं की कमी हो गई, तो ऊपर से 2 धाराएं कम करके चलिए। कुछ करना नहीं है, तो पुराने अधिनियम का सेक्शन 11 और नए अधिनियम का सेक्शन 9, ये प्रोबेबिलिटीज और इम्प्रोबेबिलिटीज इसके साक्ष्य को ग्राह्य बनाता है।
कहता है कि वे सारे तथ्य, ठीक है, जो विवादित तथ्यों से असंगत हैं, देखें किस भाषा में कहता है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत यदि वे विवादित तथ्यों से असंगत, विवादित तथ्यों से जो उनकी असंगति है वही उनकी सुसंगति का आधार है। आपको मालूम है कि काला है तो सफेद नहीं हो सकता, अगर काला है तो सफेद नहीं हो सकता, सफेद है तो काला नहीं हो सकता। अगर कोई उत्तर को गया तो दक्षिण को नहीं जा सकता, दक्षिण को गया है तो उत्तर को नहीं जा सकता। ये दोनों तथ्य परस्पर विसंगत है। अगर कोई उत्तर को गया तो दक्षिण को जाएगा ही कैसे? यह संभव ही नहीं है। तो किसी का दक्षिण को जाना यद्यपि सुसंगत नहीं है, लेकिन अगर उसके पूरब में जाने का प्रश्न यह उठ गया तो दक्षिण में उसका जाना ऑटोमेटिकली सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो दक्षिण में गया तो पूरब को नहीं जा सकता। उसका ये जो असंगत व्यवहार है विवादित तथ्यों से, क्योंकि विवादित तथ्य क्या है, एक प्रख्यान करेगा, एक प्रत्याख्यान करेगा, एक असर्शन करेगा, एक डिनाइल करेगा, और जिसके समक्ष असर्शन और डिनाइल होगा यानी कोर्ट, वो उस स्थान पर होगा ही नहीं, और उस समय पर उस स्थान पर भी नहीं होगा जिस समय और स्थान पर उन तथ्यों का जिनका असर्शन और डिनाइल हो रहा है उत्पन्न होना कहा जाता है। आप कहते हैं इन्हें कत्ल किया, अमुक स्थान पर किया, अमुक समय पर किया। बी कहता है, ठीक है, आप कहते हैं इन्हें कत्ल किया, ठीक है, और बी कहता है कि ए प्रश्न का समय पर कलकत्ता में था, और कलकत्ता और आप जिस स्थान पर कत्ल किया जाना बताते हैं वो परस्पर इतनी दूर है कि प्रश्न का समय पर कलकत्ता में उसकी उपस्थिति को दर्शित करने वाला जो तथ्य है, उस समय के बाद आप जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने का समय बताते हैं, इस समय के बीच में जितना समय है, इतने बीच में कलकत्ता की दूरी तय करके उस स्थान पर आया ही नहीं जा सकता। तो कलकत्ता में उपस्थिति अन्यथा तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस संव्यवहार में मतलब हो गया। क्यों? कलकत्ता में उसकी उपस्थिति ये विवादित तथ्यों से असंगत है, और अगर इसको सफलतापूर्वक साबित कर दिया जाए कि वो कलकत्ता में था, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो एक अमुक स्थान पर इस व्यक्ति की जिसकी कलकत्ता में उपस्थिति साबित हो चुकी है, उपस्थिति का दावा करता है, उसका दावा झूठ हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। इसलिए ऐसे तथ्य जो विवादित तथ्यों से असंगत है, इस स्वभाव के हैं, उनको तथ्यों की सुसंगति के नियम के अंतर्गत रखना ये बिल्कुल ठीक है, और इसको रखा ही जाना चाहिए, और जो होना चाहिए अधिनियमों में वही होता है। कानून उससे अलग होता ही नहीं, जो होना चाहिए। अगर एक लाइन में बोले कि कानून क्या होता है, तो कानून वो होता है जो होना चाहिए, और जो होना चाहिए इसे एक नाम से बोलें तो जो होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं? न्याय। इसी को न्याय कहा जाता है। न्याय कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, न्याय एक फैक्ट सिचुएशन है। आज तुम तो कुछ कह नहीं रहे इसलिए क्योंकि तुम पहले दिन हो, हमारी ओर ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान नहीं दोगे तो आएगा नहीं।
ये मत मानिए कि इन लोगों को हम बता रहे हैं सारी चीजें, आपको भी बता रहे हैं उसी समय पर, और शुरुआत पहले दिन से ही होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। न्याय एक फैक्ट सिचुएशन, न्याय कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है। और जरा ध्यान देंगे तो आपको यह बात तत्काल समझ में आएगी। व्यक्ति पर आरोप कि उसने कत्ल किया है, एक कहता है न्याय होना चाहिए, उससे पूछो क्या होना चाहिए, तो कहता सजा मिलनी चाहिए। सजा के दिए जाने को ही वो न्याय का होना यह कहता है। इसका मतलब न्याय क्या हुआ, वो जिसे होना चाहिए। और जिसे होना चाहिए वो किसके मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक। इसलिए कानून और न्याय ये परस्पर एक दूसरे से इस कदर जुड़े माने जाते हैं कि एक के अभाव में दूसरे की कल्पना करना असंभव हो जाता है, क्योंकि न्याय का आधार कानून है। ठीक है, न्याय कानून के मुताबिक यह गठित होगा, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कानून के मुताबिक न्याय होता है। तो जब कोई तथ्य इस प्रकार का है कि वह विवादित तथ्यों से असंगत है, तो उसकी असंगति स्वयं इस तथ्य को सुसंगत बना देती है। क्योंकि हम अपनी ओर से कुछ मानने के लिए न्यायालय के तौर पर नहीं बैठे हैं, न्यायालय कुछ मान्यता लेकर नहीं बैठेगा। न्यायालय सिर्फ दोनों पक्षों के दावों का परीक्षण साक्ष्यों की रोशनी में करने के लिए बैठा है। इसलिए दोनों पक्षों को बराबर का मौका। वह तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं होगा। अगर ए के ऊपर यह आरोप ना हो कि उसने बी का कत्ल किया, तो उसका कलकत्ता में होना या दिल्ली में होना या अमेरिका में होना इसका कोई अर्थ ही नहीं, कहीं हो, इससे क्या लेना देना। लेकिन चूंकि उस प्रश्नगत समय पर एक स्थान पर उपस्थित होकर उसके ऊपर कत्ल करने का आरोप लगा हुआ है, इसलिए उसकी प्रश्नगत समय पर और प्रश्नगत स्थान पर उपस्थिति साबित किया जाना जरूरी है उसके लिए जो उसके द्वारा प्रश्नगत समय और प्रश्नगत स्थान पर कत्ल करने का दावा करता है। और अगर कोई तथ्य है जो इस दावे को झुठलाने की हैसियत, क्षमता, कैपेसिटी ये रखता है, तो निश्चित रूप से उस तथ्य को सुसंगत होना ही चाहिए। क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इनके दावे की सत्यता ये भी प्रमाणित और परीक्षित ये होनी चाहिए। तो इसलिए अगर कोई तथ्य ऐसा है जो प्रश्नगत समय पर संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति प्रश्नगत स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर साबित कर देने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से उस तथ्य को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य ये किया जाना चाहिए। और कोई ऐसा तथ्य साक्ष्य के रूप में केवल एक दशा में ग्राह्य हो सकता है कि या तो वो सुसंगत बन जाए और या विवादित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में सामने आ जाए। तो विवादित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में तो सामने आ नहीं सकता, क्योंकि विवादित तथ्य का साक्ष्य तो वही है जो स्वयं साक्षियों ने देखा हो। तो सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के रूप में इसे हम रख सकते हैं। और इसीलिए धारा 11 कहती है कि वे तथ्य जो अन्यथा विसंगत हैं, वे तथ्य जो अन्यथा असंगत, विसंगत कह लीजिए, असंगत कह लीजिए, वे तथ्य जो अन्यथा असंगत हैं, सुसंगत हैं, यदि वे विवादित तथ्यों से असंगत हैं। विवादित तथ्यों से उनकी असंगति यही वो आधार है, ठीक है, जिसके कारण से उन्हें सुसंगत
घोषित कर दिया गया, क्योंकि सुसंगत तथ्य की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, सुसंगत इसे अंग्रेजी में रिलीवेंट कहते हैं, और कचहरी की भाषा में जिसे परिस्थितियों का साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहते हैं। ठीक है, जब इसकी बात हम लोग शुरू कर रहे थे तो सुसंगत तथ्यों की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। सुसंगत तथ्यों की डेफिनेशन करते हुए उसने कहा था कि जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से संबंधों के उस प्रकार से संबंधित हो जाता है, संबंधों का जो प्रकार एतस्मिन पश्चात वर्णित किया गया है, तो इस एक तथ्य को उस दूसरे तथ्य का सुसंगत तथ्य ये कहा जाता है। और ये दूसरा तथ्य जो प्रोनाउन है, ये किसके लिए उपयोग हुआ? विवादित तथ्यों के लिए। और ये सुसंगत तथ्य जो प्रोनाउन है, ये किसके लिए उपयोग हुआ है? एविडेंस के लिए, सुसंगत तथ्यों के लिए। इसका मतलब सुसंगत तथ्य विवादित तथ्यों से संबंधित तथ्यों को कहते हैं, और इनमें क्षमता यह होती है कि ये विवादित तथ्यों के अस्तित्व को दर्शित कर सकते हैं। ठीक है, सुसंगत तथ्यों की एक वर्केबल डेफिनेशन। ठीक है, अगर इसको हम इवॉल्व करें, इसको हम विकसित करें, तो फिर वो क्या निकल कर आएगी कि सुसंगत तथ्य विवादित तथ्यों से संबंधित तो होते ही हैं, साथ ही इनमें वो क्षमता भी होती है कि ये विवादित तथ्यों के अस्तित्व को संभव या असंभव ये बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव अनुभव और ज्ञान जानता है कि कोई भी काम हवा में नहीं होता, जादू नहीं होता। काम कुछ तैयारी के बाद होता है, काम किसी कारण से होता है, काम किसी प्रेरणा से होता है, और काम के कुछ परिणाम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि अमुक काम हुआ, तो ये सारी चीजें हुई होंगी, और इन चीजों के अस्तित्व को अगर दर्शित कर दिया जाए तो काम हुआ ये कोई भी सहज अनुमान लगा लेगा। तो अगर ऐसा कोई तथ्य अस्तित्व में आ गया है जो विवादित तथ्यों से असंगत है, और इस कदर असंगत है कि विवादित तथ्य उस तथ्य के सामने आ जाने के बाद अस्तित्व में रहे होंगे, ये कोई भी साधारण समझ का आदमी मानेगा ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली विवादित तथ्य नासाबित हो गए। और किसी भी न्यायिक कार्यवाही का जो लक्ष्य है वो तो सिर्फ इतना ही है कि या तो विवादित तथ्यों को साबित करिए और या ना साबित करिए, क्योंकि विवादित तथ्य, फैक्ट इन डिस्प्यूट, इनके साबित और ना साबित होने पर ही तो वह अधिकार, दायित्व, योग्यता और निर्योग्यता जिसकी मांग किसी कार्यवाही में की गई है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, अन्यथा किसी भी कार्यवाही का जो न्यायालय के समक्ष चल रही है उसका लक्ष्य क्या है? कुछ भी तो नहीं, यही तो लक्ष्य है। और उसके लिए जरूरी है कि फैक्ट इन डिस्प्यूट साबित हो या ना साबित हो, कुछ तो हो। साबित नहीं हुआ यह सिचुएशन तो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि साबित नहीं हुआ इसका मतलब ना तो साबित किया गया, ना साबित किया गया, तो ना साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो वे तथ्य जो अन्यथा असंगत हैं, सुसंगत हैं, अगर वे विवादित तथ्यों से असंगत हैं या विवादित तथ्यों से विसंगत है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो वे तथ्य जो, अब उसने कहा वे तथ्य, उसने ये कहा है, उसने शब्द की जो परिधि है, शब्द का जो विन्यास है, ठीक है, इसको खुला रखा है। और खुला रखने के कारण एज ए लायर आपको बहुत ध्यान से शब्दों को देखना चाहिए। ठीक है, और लायर का मतलब वकील नहीं होता। लायर का मतलब वे सारे लोग जो विधि व्यवसाय करते हैं, चाहे वे जज हो, चाहे वे वकील हो, चाहे वे शिक्षक हो, लॉ टीचर, और चाहे वे लॉ स्टूडेंट हो, ये सारे लोग लायर शब्द के अंतर्गत आते हैं। लायर, हमने बार बार कहा, इसे विद्वान कहा जाता है, और वो सिर्फ इसलिए विद्वान कहा जाता है क्योंकि शब्दों को बहुत ढंग से परीक्षित करता है, और सामान्य व्यक्ति को जो चीजें नहीं दिखाई देती
उसे वो चीजें दिखाई देती हैं, इसीलिए वो विद्वान कहलाता है। और देखिए कुछ चीजें आप, ठीक है, कुछ चीजों जैसा दिखने का प्रयास करने लगते हैं, तो अगर आपने अपना वेश ये किसी के जैसा बना लिया है तो आप उस जैसे नहीं हो जाएंगे। ये अलग बात है कि उस जैसे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपका वेश उसके जैसा ही हो जाएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। वकील वो है जो चीजों को एक विशेष दृष्टि से देख सकता है, लायर वो है जो चीजों को एक विशेष दृष्टि से देख सकता है, यानी उस ढंग से देख सकता है कि जो हिडन है वो भी उसे दिखाई दे। लेकिन और वकील आइडेंटिफाई हो इसके लिए या लायर आइडेंटिफाई हो इसके लिए उनकी एक अलग ड्रेस बनाई गई है। तो आप उस ड्रेस को पहन लेंगे और आप वकील हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये अलग बात है कि जिस दिन आप लायर हो जाएंगे उस दिन वो ड्रेस ऑटोमेटिकली आपका भाग बन जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक वकील वेशधारी व्यक्ति वकील है? नहीं है, क्योंकि शब्दों को उतनी सावधानी से परीक्षित करना पड़ेगा। कहता है वे तथ्य, इसके मतलब ऐसे सारे तथ्य जो विवादित तथ्यों से असंगत हो, ठीक है, वे सुसंगत हो सकते हैं धारा 11 में, ऐसे सारे तथ्य। ठीक है, उसने वे तथ्य कहा है, एक आध तथ्य नहीं कहा। और अक्सर करके अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे लोगों से जब आप कचहरी में मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे प्ली ऑफ एलिबाई, इसका साक्ष्य धारा 11 में दिया जाता है। ये सही है प्ली ऑफ एलिबाई का, इसमें कोई गलती नहीं है कि प्ली ऑफ एलिबाई का साक्ष्य प्ली ऑफ एलिबाई, इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक। अभिवाक की अंग्रेजी क्या? कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या हुआ? कथन। अन्यत्र उपस्थिति का जो कथन है वो ग्राह्य होता है धारा 11 में। ये सही है, एकदम सही, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। यानी अगर अभियुक्त ये कहता है कि प्रश्नगत समय पर वह उस स्थान पर उपस्थित नहीं था जिस स्थान पर विवादित तथ्यों का घटित होना कहा जाता है, तो एक लाइन में कहें तो अभियुक्त क्या तर्क ले रहा है? अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक, अन्यत्र उपस्थिति का कंटेंशन, ये कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो वो प्ली ऑफ एलिबाई ये ले रहा है। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक ये प्रस्तुत कर रहा है। और अगर वो अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक ये साबित करने में सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से फिर प्रश्नगत स्थान पर उसकी उपस्थिति ये हो ही नहीं सकती। तो अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक, ठीक है, ये कैसा है? विवादित तथ्यों से असंगत है, क्योंकि विवादित तथ्य ये इस स्थान पर इस समय पर आपने ये किया है, विवादित तथ्य है। तो अन्यत्र उपस्थिति का जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये क्या है? विवादित तथ्यों से असंगत है। और अगर ये प्रूव हो जाए, ठीक है, तो विवादित तथ्य नासाबित हो जाएंगे। और न्यायालय स्वयं एक पक्ष नहीं है, वो तो न्यायालय सिर्फ इतना चाहता है कि या तो उसके सामने मामला साबित हो या ना साबित हो। तो विवादित तथ्य नासाबित हो जाएंगे अगर प्ली ऑफ एलिबाई साबित हो जाए। अच्छा, प्ली ऑफ एलिबाई साबित करने का भार किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, ये आगे देखने को मिलेगा जब हम लोग सेक्शन आगे पढ़ते जाएंगे। प्रासंगिक हो रहा है इसलिए हम बता देते हैं कि पुराने अधिनियम में धारा 105 थी जो ये कहती थी कि द पर्सन हु इज टेकन द प्ली ऑफ एलिबाई ही मस्ट प्रूव। ठीक है, जो लेगा ये प्ली उसी पर साबित करने का भार होगा। लेकिन वो स्थिति आगे की है, आगे देखेंगे उसको। यहां पर बात इतनी है कि प्ली ऑफ एलिबाई
ये स्वयं में एक तथ्य है, और ये वे तथ्य इस शब्द के अंतर्गत आने वाला शब्द है। और वे तथ्य यानी बंच ऑफ फैक्ट्स, ऐसे सारे तथ्य जो विवादित तथ्यों से असंगत हैं, उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। और उनकी प्रस्तुतिकरण का जो तर्क है, उनके प्रस्तुतिकरण का जो औचित्य है, जो जस्टिफिकेशन है उनके प्रस्तुतिकरण का, वो यही है कि वे विवादित तथ्यों से असंगत है। और उनकी ये असंगति इस प्रकार की है कि अगर ये सही तो फिर विवादित तथ्य अस्तित्व में हो ही नहीं सकते। इसलिए उनको सुसंगत घोषित कर दिया, क्योंकि अगर सुसंगत घोषित नहीं करेंगे तो फिर उनका साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आएगा ही नहीं। लेकिन वे तथ्य उसने कहा, खाली प्ली ऑफ एलिबाई नहीं। और गड़बड़ यही है, वहां कहते प्ली ऑफ एलिबाई, इसका साक्ष्य ये पुराने अधिनियम सेक्शन 11 और नए अधिनियम सेक्शन 9 इसमें दिया जाए। सही है, दिया जाएगा, लेकिन प्ली ऑफ एलिबाई के अलावा जितने तथ्य आप संभावना और ठीक है असंभावना इसको दर्शित करने के लिए न्यायालय के समक्ष देते हैं, वे सारे ही धारा 11 में सुसंगत होते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सब ये गवाहों ने कहा, और जो कुछ गवाह कहते हैं इसके आधार पर यह तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कहते हैं कि गवाह कहता कि वो घटना स्थल पर उपस्थित था और उसके सामने उसके आत्मीय जन की हत्या हो रही थी और वो दूर खड़ा देख रहा था, ये हो ही नहीं सकता, तो ये जो शब्द आप कहते हो कि ये हो ही नहीं सकता कि वो दूर खड़ा देखता रहे, निश्चित रूप से बचाने का प्रयास करेगा और बचाने के प्रयास में खुद भी चोटिल होगा। ये जो आप बात कह रहे हो, ये ग्रह किसमें होती है? ये क्यों कह पाते हो आप कोर्ट में? इसलिए क्योंकि देयर इज सेक्शन 11, वो कहता है वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व होने की संभावना को दर्शित करते हैं, असंगत है। और अगला कहता है कि ये विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से असंगत है यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अनधिसंभाव्य है, ठीक है, या अत्यंत अधिसंभाव्य वे बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे सारे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के, सुसंगत तथ्य कौन से? हेतु, तैयारी, आचरण, ये सारे ठीक है सुसंगत तथ्य हैं। तो या तो सुसंगत तथ्यों से असंगत है। ठीक है, आप कहते हो कि हमने चीज चुराई, और जबकि वैसी 20 चीजें हमारे पास है, हम क्यों चुराएंगे? 20 चीजें होना मेरे पास वैसे तो असंगत है, क्योंकि लोगों के पास 40 चीजें वैसी होती फिर भी चुरा लेते हैं। लेकिन फिर भी ये एक तथ्य है जो सुसंगत तथ्यों से असंगत है, इसलिए इसका साक्ष्य देते हैं। वह कहते हैं हम क्यों चोरी करेंगे, हमारे पास खुद ही ये है। अब आपको ये नहीं मालूम कि मेरे पास खुद ही ये है, ये हम क्यों कह रहे हैं कोर्ट में, या ये सेक्शन, ये कथन मेरा किस सेक्शन में रिलीवेंट हो रहा है, ये नहीं मालूम है आपको। वैसे ही जैसे बच्चा नहीं जानता कि वो जो कुछ कह रहा है ग्रामेटिकली, ग्रामर के किस नियम के मुताबिक वो सही है, लेकिन वो सही है, ये सही है, और इसी गलतफहमी में पूरा जीवन कट जाता है। गलतफहमी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसे धारण करके आप खुद को वकील, खुद को जज, खुद को लॉ टीचर, खुद को लॉ स्टूडेंट ये मानते हैं। नहीं है आप, क्योंकि अगर आप ये बिना जाने लॉ टीचर, लॉ स्टूडेंट, ठीक है, ये हो सकता है, तो बच्चा भी फिर व्याकरण शास्त्री है, फिर बच्चे को भी हमें व्याकरण शास्त्री मानना ही होगा। अगर बच्चा व्याकरण के नियम जाने बिना ठीक बोलता है, इसके बावजूद वो व्याकरण शास्त्री नहीं हो सकता, तो ऐसे ही आप हैं। आप भले ही न्यायालय में कानून जाने बिना
कानून सम्मत बात कर रहे हैं, तो भी आप वकील नहीं हो सकते, आप जज नहीं हो सकते, आप ना टीचर नहीं हो सकते, आप ना स्टूडेंट नहीं हो सकते, भले एलएलबी कर लिए, एलएलबी में आप अच्छे नंबर पा लिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप एडवोकेट नहीं है, आप लॉ ग्रेजुएट नहीं है। ये लॉ ग्रेजुएट की कौन सी व्याख्या? स्कैंडिनेवियन व्याख्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये स्कैंडिनेवियन थॉट है, क्योंकि वो लोग सत्व के हिसाब से चीजों को देखते हैं, इसेंस के हिसाब से चीजों को देखते हैं। और वो है पास द एलएलबी एग्जामिनेशन, ही इज ए लॉ ग्रेजुएट, इट इज ए एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, अबाउट द लॉ ग्रेजुएट। ये एनालिटिकल अप्रोच है, वो प्रारूपिक विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण दोनों उपयोगी है, ठीक है ना, विश्लेषणों में कहीं कोई कमी नहीं। तो कहता है कि वे तथ्य है, वे तथ्य मीनिंग देर भाई ऐसे सारे तथ्य, जैसे एक कमरे में आप ही थे और आदमी मरा पाया गया, किसने मारा भाई? आप ही ने मारा। देखिए, अब एक तथ्य विभिन्न सेक्शंस में सुसंगत हो सकता है, एक ही तथ्य एक ही है। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि आप कमरे में थे और व्यक्ति मरा पाया गया, या मरने से कुछ समय पूर्व आप ही के साथ देखा गया। अब आपके साथ देखा जाना या आपके उस स्थान पर उपस्थिति, यह सुअवसर इस रूप में भी सुसंगत है। कहां? ठीक है, आपका पुराना धारा 8, नया धारा 6, वे, ठीक है, समय और स्थान जितने, वह वस्तु स्थिति जितने विवादित तथ्यों के घटने का अवसर ये प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी, इसके रूप में ये धारा 8 पिछला अधिनियम, धारा 6 नया अधिनियम, इसमें भी सुसंगत। और संभावना दर्शित करने के कारण कि आप ही कातिल हैं, ये धारा 11 में भी सुसंगत। ये नहीं है कि जो तथ्य एक सेक्शन में सुसंगत हुआ वह अन्य किसी सेक्शन में सुसंगत नहीं होगा। एक में जो सुसंगत हुआ वो अन्यों में भी सुसंगत हो सकता है, लेकिन सेक्शंस बनाए इसलिए जाते हैं कि यह हो सकता है कि कोई तथ्य ऐसा हो जो संभावना दर्शित कर रहा हो, लेकिन पिछले किसी सेक्शन में उसे सुसंगत न घोषित किया गया हो और वह सुसंगत होने से छूट जाए, ऐसा न हो। कानून सांगोपांग एब्सोल्युटली कंप्लीट रहे, यह प्रयास होता है, इसलिए सेक्शन 11 जैसा सेक्शन यह जोड़ा गया है। और जब मूल रूप से ये सेक्शन कहां, मूल रूप से ये सेक्शन तो सर जेम्स स्टीफन जो पुराने एविडेंस एक्ट के ड्राफ्टमैन है, प्रारूपण करता है, उनके द्वारा बनाया गया है। उन्होंने अपने कमेंट में कहा भी यही है कि जब हमने यह कह दिया कि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों से असंगत हैं या जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य और अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वे सारे तथ्यों की सुसंगति से संबंधित किसी न किसी नियम में तो आते ही होंगे। जब वे अत्यधिक अधिसंभाव्य अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाने वाले तथ्य हैं, तो वे तथ्यों की सुसंगति से संबंधित किसी न किसी नियम में तो आते ही होंगे। लेकिन फिर भी इस सेक्शन को बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि, मानवीय गलती ये हो और ऐसा एक भी तथ्य सुसंगत घोषित होने से बच जाए, रह जाए, जो तथ्यों के अस्तित्व को, ठीक है, तथ्यों को यानी विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को, ठीक है, लगभग निश्चितता यानी अत्यधिक संभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाकर दर्शित करने की प्रवृत्ति, यह दर्शित करने की क्षमता ये स्वयं में रखता हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि सेक्शन 11 रेजिडरी नेचर का है, अवशेषी प्रकृति का है, ये उसी ढंग का है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 248,
जो अवशेषी शक्तियां देता है, किसको? केंद्र को। ठीक है, और कहता है कि वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों में स्थान नहीं पाए, वे भी विषय के तौर पर, विधायन के विषय के तौर पर केंद्र को प्राप्त रहेंगे और केंद्र उन पर विधायन कर सकेगा। केंद्र का मतलब केंद्रीय सरकार नहीं, विधायन की ताकत हमेशा किसको रहेगी? विधायिका को। केंद्रीय विधायिका उसे संसद के नाम से जानते हैं। विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग बातें हैं, यह हमारे ध्यान में होना चाहिए। हम कह इसलिए रहे कि कॉमन मैन तो बेवकूफ है, उसे तो छोड़िए, बेवकूफ है मीनिंग देर बेवकूफ कानून में है, बाकी आपसे बहुत विद्वान हो सकता है। ठीक है, बाकी तो वो बहुत विद्वान हो सकता है, और कोई भी सिर्फ एक फील्ड में काबिल हो सकता है। जो सभी फील्डों में काबिल होने का दावा करे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता भगवान के सिवाय, जो सभी फील्डों में काबिल हो। ठीक है, और ऐसा दावा सिर्फ आईएएस करते हैं, वो सभी फील्डों में बहुत काबिल है। और इसीलिए हमारी दृष्टि में तो परले दर्जे के बेवकूफ ये हैं, और हमारे दृष्टि में नहीं, दुनिया के सभी बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में। क्योंकि दुनिया के किसी देश में बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, इस शब्द के अंतर्गत नौकरशाह, वेदन, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या आईएएस आईपीएस जैसे हो, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इंटेलेक्चुअल की डेफिनेशन में टीचर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, कोई नौकरशाह, कोई आईएएस उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बुद्धिमान होते हैं, भूल जाइए इस बात को। सामर्थ्य होता है इनके पास। ठीक है, और सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता, इसका परस्पर कोई संबंध नहीं है। अगर सामर्थ्यशाली ही बुद्धिमान होता तो चंद्रगुप्त चाणक्य को कब का भगा चुके होते। सामर्थ्य तो था चंद्रगुप्त के पास, या सिकंदर ने अरस्तु के 20 जूते मारे होते निकाल के। आप कहते कतई नहीं मारता, हम कहते जरूर मारता, क्योंकि जब तो पूरी दुनिया के मारे तो अरस्तु में कौन से सुरखाब के पर लगे थे। लेकिन सिकंदर जानता था कि वो एक अरस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, और अरस्तु सैकड़ों सिकंदरों का निर्माण कर सकता है। उसमें बुद्धिमत्ता है, इनमें सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता, इसका परस्पर कोई संबंध नहीं है। आइए, सामर्थ्यशाली हो सकता है परंतु बुद्धिमान नहीं। ठीक है ना, बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। जनरली ये प्रिज्यूम कर लेना कि हु हैज बिकम द आईएएस, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ये आपकी बेवकूफी को दर्शित करता है। बेतथ्य, कहता है बेतथ्य, मीनिंग देयर बाय दे आर बंच ऑफ फैक्ट्स, बेतथ्य, जो अन्यथा, ठीक है, असंगत हैं, सुसंगत हैं, यदि वे विवादित तथ्यों से विसंगत हैं। ये विसंगति, ये असंगति, यही उन्हें सुसंगत बना रही है। क्यों? इस विसंगति या असंगति से विवादित तथ्यों का अस्तित्व अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनना है। और जब अत्यधिक बनना है तो डेफिनेटली ये तथ्य किसी ना किसी सेक्शन में तो आ ही गए होंगे। लेकिन ये रेजिड्यूरी नेचर की धारा है, अवशेषी प्रकृति की धारा है, और इसको जोड़ना इसीलिए पड़ा क्योंकि ह्यूमन इफर्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। भगवान का इफर्ट केवल कंप्लीट होता है, सब कुछ करने के बाद भी कुछ छूट जाता है। तो सब कुछ करने के बाद भी कुछ छूट ना जाए, इसलिए अवशेषी प्रकृति की धारा जोड़ने की बेतथ्य है, जो अन्यथा असंगत है, सुसंगत है। अगर वे विवादित तथ्यों से असंगत हैं या फिर विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य ये बनाते हैं। इसी नेचर की धारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई, जो केंद्र को, यानी केंद्रीय विधायिका को, ना कि केंद्रीय कार्यपालिका, जिसके बारे में आम जनता की मान्यता क्या होती है, सरकार का कानून। सरकार का कानून नहीं होता, कानून हमेशा विधायिका का होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, और देखना ये जो
चुनाव आयोग वाला कानून आया है, हमारा जहां तक मत है, सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा कि चीफ जस्टिस को इसमें न रखा जाना किसी दृष्टिकोण से गलत नहीं है, क्योंकि विधायिका की विधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन यह नहीं लग सकता। कोई सुप्रीम कोर्ट विधायिका को नहीं बताएगा कि वो किस प्रकार का कानून बनाए। और आप ये बताइए, एक ही बात तो हो सकती है कि इस प्रकार का कानून न बनाया जाए, वो तब जबकि ये कानून बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचा रहा हो। और बेसिक स्ट्रक्चर का भाग क्या है? डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी इस कानून के चलते विपरीत रूप से अगर प्रभावित हो तो इसे निरस्त हो जाना चाहिए। आप कहेंगे जब सरकार को नियुक्ति की ताकत दे दी इस कानून ने तो विपरीत रूप से तो डेमोक्रेसी प्रभावित हो ही नहीं। तो पिछले 70 सालों से क्या हो रहा है? पिछले 70 सालों से सरकार ही तो नियुक्त कर रही है चुनाव आयोग। तो इसका मतलब 70 साल से जितने चुनाव हुए सब गलत हैं, ठीक है, सब डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अनुकूल नहीं है। तो बात ये आई ना, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन उसे आप उन्हीं आधारों पर हटा पाएंगे जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ठीक है ना। तो व्यक्ति को स्वाधीन या संस्था को स्वाधीन कौन बनाता है? उसकी नियुक्ति और हटाने की जो कंडीशंस हैं वो बनाती हैं। तो वो तो इंटैक्ट है, उनमें तो कोई बदलाव है नहीं। तो फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कैसे है? इसका मतलब यू आर डूइंग द पॉलिटिकल ड्रामा, नथिंग एल्स, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ नहीं करना है आप। और देखिएगा द टाइम विल कम जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के रूप में सामने आएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज आप देखिए, आज हम कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और अगर विपरीत आता है तो हम ये मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसाइड किया। हम ये नहीं, तब भी नहीं मानेंगे। और ऐसा पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ए.के. गोपालन भी गलत डिसाइड किया था, तब मेनका गांधी डिसाइड हुई बाद में। एडीएम शुक्ला भी गलत डिसाइड किया और बाद में सेल्वी के मुकदमे माना कि वी हैव कमिटेड द ब्लंडर, नॉट ओनली मिस्टेक। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ डिसाइड कर देंगे तो सब सही ही है। सब डिसाइड होना अलग बात है और सही होना दूसरी बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे तर्क यही है। अच्छा, खैर, हम लोग सेक्शन 11 पर हैं। तो इस सेक्शन 11 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अवशिष्ट प्रकार का उपबंध बनाकर रखा गया है, कुछ छूटे नहीं। और ये उन सारे तथ्यों को सुसंगत घोषित कर देता है। इसके साथ दृष्टांत देखें क्या लिखा है। प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन चेन्नई में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लद्दाख में था, सुसंगत है। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहां के अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं है तो अत्यंत अनधिसंभाव्य यह था, सुसंगत है, ठीक है। जब लद्दाख में था वो, या उस प्रश्नगत स्थान से इतनी दूरी पर था कि उसका आना यह अत्यंत अनधिसंभाव्य है। यद्यपि यह भी हो सकता है कि वायुयान से चलकर आ जाए और आ जाए, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सारी चीजें हैं, उनको देखकर यह अत्यंत अनधिसंभाव्य लगता है कि वो वहां पर था। तो यह सुसंगत है। यह नहीं कहा कि निश्चायक साक्ष्य है उसकी निर्दोषिता का, ठीक है ना। और प्ली ऑफ एलिबाई इसी को कहते हैं। यह अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाद है और आपको इसे साबित करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज यू आर, ठीक है, टेकिंग दिस प्ले, आप साबित करें कि आप अन्यत्र उपस्थित है। और साबित करें मीनिंग देर बाई आप इतना साक्ष्य दर्शित करें जिससे एक युक्ति संगत मनुष्य इस अवधारणा पर काम करने लगे कि आप वही रहे होंगे। साबित शब्द, ठीक है, इसी रूप में तो परिभाषित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आप दर्शित करें
कि भाई हम गरीब आदमी, हमें एरोप्लेन का टिकट तो ले नहीं सकते, और दूरी है उस हिसाब से 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ट्रेन से अगर हम चले तो 1200-1400 किलोमीटर तय करने में ट्रेन 12 घंटे तो नहीं लेगी। जिस स्थान पर हम वहां दर्शित कर रहे हैं अपने को, और आप वहां दर्शित कर रहे हैं अपने को, इसका भी कोई साक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप किसी अस्पताल में भर्ती थे, कहीं किसी थाने में थे, किसी ऑफिस में थे। अब ऑफिस में आपकी उपस्थिति जो दर्शित है, लेकिन ऑफिस में जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो बाहर चौकीदार के पास रखा रहता है, जो जाता है तो सिग्नेचर बनाता है, फर्जी भी हो सकता है। आप ये साबित करें कि अटेंडेंस रजिस्टर ऐसी जगह पर रहता था जो सामान्य तौर पर सामान्य व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं रहता था। अगर दूसरे पक्ष ने यह साबित कर दिया कि अटेंडेंस रजिस्टर तो था, उस पर इनके सिग्नेचर भी हैं, लेकिन अक्सर वहां यही होता है कि 10 दिन बाद पहुंचे और सब पे सिग्नेचर बना लिए, ये उस ऑफिस की रोजमर्रा की परंपरा है, तो फिर कहां साबित हुआ? साबित करें, साबित करें। और अक्सर जो सरकारी सेवक होते हैं उन्हें इन शब्दों के महत्व समझ में नहीं आते। कल हम कहीं बैठे थे सरकारी लोगों के बीच, वो कह रहे थे नई सीआरपीसी में बहुत अच्छा हो गया। हमने क्या अच्छा हुआ है? जो पहले 88 था, वो सॉरी 87, जिसमें सम्मन की सर्विस जब आप अपने पे नहीं होने देते थे तो वारंट जारी करने का प्रोविजन था, उसी में जोड़ा है थोड़ा। और ये कहा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होंगे, ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल चल सकेगा और जजमेंट हो सकेंगे, ठीक है। और आगे कभी वो पकड़ लिए जाते हैं तो सीआरपीसी में जैसे 299 की प्रक्रिया थी, फिर अगर चल सकता है ट्रायल तो चलेगा, नहीं तो जेल जाएंगे। और ऐसे ही और जोड़ा है, ये कहा है कि अगर किसी ने अपराध से संपत्ति अर्जित की है और न्यायालय को यह विश्वास करने का आधार है कि उसने अपराध से अर्जित की है, ठीक है, और वो उद्घोषित अपराधी है, तो फिर क्या होगा? उसकी वह संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो सकती है। अब बड़े खुश थे, अब बड़ा अच्छा हो गया। अब राज्य सरकार, हमने कहा कि कैसे भैया अच्छा हो गया? क्या लिखा है? न्यायालय के पास यह विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार है। ये एविडेंस कौन लाएगा कि अपराध से अर्जित हुई? ये तो आप ही लाएंगे। जब तक आप ये विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक कैसे हो जाएगा? तो कानून तो रीजनेबल रहा, उसकी सारी संपत्ति तुम ले लोगे, बड़ी खींच से फैला रहे हो। लेकिन सरकारी कर्मचारी यहां से गुट्ठल हो जाता है, वो कुछ नहीं समझता, और इसीलिए वकील विद्वान कहलाता है। उसकी दृष्टि वहीं जाएगी, उसकी जो पहली नजर है वो वहीं जाएगी। अरे भाई, कब आप जब्त करोगे? जब ये विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हो। विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार आएगा कैसे? एविडेंस से। नाउ एविडेंस, आप ये साबित करो कि ठीक है, ड्रग्स का कारोबार करने से पहले भिखमंगे थे, तब हुआ ना। वो ये साबित कर रहा है कि हमें तो पैतृक रूप से जो 5 करोड़ की संपत्ति मिली, हम तो राजा महाराजा खानदान के हैं। ये कोई कानून नहीं है कि राजा महाराजा खानदान के लोग हेरोइन का व्यापार नहीं करेंगे। हमें हेरोइन के व्यापार से थोड़ी अर्जित किया, कैसे जब्त कर लोगे? ठीक है, कोई अपराधी है तो उसकी संपत्ति तो नहीं जब्त हो जाएगी, उसे दंड मिलेगा। अपराध से जो अर्जित करे वो तो है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को समझाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? नौकरी, आप में नौकर बनने की योग्यता है, तभी तो सरकारी नौकर हुए, ठीक है। नौकर बनने की जो योग्यता रखने वाले लोग हैं उन्हें कहां समझाया? जो मालिक बनने की योग्यता रखने वाले लोग हैं वो समझेंगे चीजों को, नौकर थोड़ी समझ लेंगे। नौकर तो नौकरों जैसी बात करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि संभव नहीं था तो अत्यंत अनधिक संभाव्यता सुसंगत है। दूसरा कहता, प्रश्न यह है कि क्या का ने अपराध किया है? परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराध का, खा, गा या घा में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया है। देखिए, प्लिया फेलिबाई पर पहला दृष्टांत, और बाकी सारी संभावनाएं दर्शित की जा सकती हैं। यह बात जो हमने कही थी अपने लेक्चर में, ठीक है, वो कहां से निकल रही? खा खंड से, खा दृष्टांत से। और इसीलिए हम कहते हैं कि दृष्टांत निर्वचन का नियम प्रस्तुत करते हैं। दृष्टांत सिर्फ दृष्टांत नहीं है। कहता कि प्रश्न यह है कि क्या का ने अपराध किया है? परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध का, खा, गा या घा में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। वह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है, वह हर तथ्य, कहता है वह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध अन्य किसी के द्वारा नहीं किया गया है,
ठीक है, या नहीं किया जा सकता था, वह खा गा या घा में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है। ठीक है, वह हर तथ्य जो ये दर्शित करता है कि अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब इन्हीं ने किया, अत्यंत अधिसंभाव्य है। यद्यपि यह भी हो सकता है कि फिर भी इन्होंने ना किया हो, या इनमें से किसी एक ने नहीं ही किया है, या इनमें से कोई नहीं कर सकता है, ऐसा दर्शित करने वाला भी प्रत्येक तथ्य सुसंगत है। ठीक है, तो संभावनाओं को दर्शित करने वाले तथ्य ये पुराने अधिनियम की धारा 11 और नए अधिनियम की धारा 9 में सुसंगत होते हैं, और ये अवशेषी प्रकृति की धारा है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे।